Hello, fellow students. Welcome to today's online class. In today's class, we are going to continue with wave optics, and our today's topic is interference of waves. In our previous classes, we understood about Huygens principle, we understood about wave front, and we also understood that how reflection and refraction, these two phenomena, occur when we prove it with the help of wave front, or you can say with the concept of wave front using the principle of Huygens. So now we are moving towards the next phenomena which occurs with the waves as well as with the light is interference. So what is interference? Today we'll learn what is interference, what is the concept of it, then we'll understand that how this interference actually occurs mathematically, and then we'll see what are the conditions of this interference. By the way, first of all, what is interference? As we already know, a word interfere, मेरे काम में इंटरफियर मत कर. सो दिस इंटरफियर इंटरफेरेंस से रिलेटेड ही है, और ये इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब एक वेव दूसरे वेव से मिल जाए, एक वेव दूसरे वेव से मिल जाए, दूसरे वेव से मिल जाए. तो आप जस्ट इमेजिन इट लाइक दैट एक वेव यूं चल रही है, ओके, और दूसरी वेव ऐसे आ रही है, ओके. यू विल सी दे हाथ कैसा बन रहा है, बट एक वेव यूं चल रही है, दूसरी वेव ये आ रही है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों वेव आए, तो उस पॉइंट पे वो क्या इफेक्ट डालेगी? बहुत सारे इफेक्ट डाल सकती है. बाय द वे, यू विल अंडरस्टैंड जब एक वेव मूव कर रही है, जस्ट टेक इट एज अ मैकेनिकल वेव. एक किसी मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, जैसे कि साउंड वेव हो गया, या पानी में हमको कुछ वेव्स दिखती हैं. जब हम लोग पानी में एक पत्थर को ड्रॉप किए तो उसके पार्टिकल्स आगे मूव नहीं करते, वो वेव आगे प्रोपोगेट होती है, मगर उसके पार्टिकल्स उस पॉइंट पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं. उसके पार्टिकल्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक सोर्स है ये S1, यहां से वेव प्रोपोगेट होना चालू हुई, तो ये जब प्रोपोगेट होगी वेव आगे बढ़ेगी, यूं बढ़ रही है आगे, समझ लो, है ना. एक मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूं, तो इसके पार्टिकल्स जो है, जैसे एक पार्टिकल की बात करता हूं, यहां पे एक पार्टिकल है, यहां इस पॉइंट पे एक पार्टिकल है, पॉइंट ए पर एक पार्टिकल है. ये पॉइंट ए का पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, बट ये क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. ये अपनी जगह पे ही रहेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. डिस्प्लेसमेंट होगा इसका टू एंड फ्रो डायरेक्शन का, और वेव आगे बढ़ेगी. ये जो वेव है वो आगे बढ़ेगी, बट ये पार्टिकल्स, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है वो अपनी जगह में ऊपर और नीचे प्रोपोगेट, ऊपर और नीचे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, टू एंड फ्रो डिस्प्लेसमेंट होगा. और जब एक और वेव, जस्ट इमेजिन दैट एक और वेव, अच्छा ये आगे जा रही है, ये यहां पे जाके कहीं आ रही है, यहां पे इस पॉइंट P पे पहुंच रही है, और एक दूसरी वेव है S2, सॉरी सोर्स है S2, ये भी वेव्स निकाली और ये भी गया P पॉइंट पे. जस्ट इमेजिन लाइक दैट कि ये S1 सोर्स, ये पहला सोर्स है वेव का, ये दूसरा सोर्स है वेव का, ये दोनों ने वेव्स निकाला, ये दोनों यहां पहुंची, और इस P पॉइंट पे जो पार्टिकल है, इस P पॉइंट पे एक पार्टिकल है, वो कैसा अब मूवमेंट करेगा, उसमें क्या होगा उसका मोशन, क्या होगा उसका, उसमें क्या किस प्रकार के एम्पलीट्यूड होगा, क्या फेस होगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. जस्ट इमेजिन इट लाइक दैट कि ये दो वेव्स जब एक ही फेस पे या एक ही तरीके से, जस्ट इमेजिन ये दो सांप है ना, ये दो सांप जब तक एक साथ में लहरा रहे हैं और एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जो एक जैसे ही मोशन पे ये आए यहां पे, तो यहां पर जो पार्टिकल होगा वो हो सकता है, मान लो ये जो वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर का है और इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर का है. मतलब ये ऊपर नीचे जितना हो रही है उसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर का है ना. ये इतना 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है, समझ लो, ठीक, 5 सेंटीमीटर तक ऊपर जा रही है, ये भी 5 सेंटीमीटर तक ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है. अब इस P पॉइंट पे ये दोनों अगर एक साथ पहुंचेगी, एक जैसी पहुंचेगी, एक साथ और एक जैसी जब पहुंची कंटिन्यूअसली, अब तो उसके बाद कंटिन्यूअस पहुंचते ही जाएगी, मगर एक साथ पहुंची,
एक जैसी पहुंची तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका मतलब हो क्या रहा है यहां पे, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं यहां पर पार्टिकल का मोशन, सॉरी इस पार्टिकल का मैं पता करना चाहता हूं कि यहां पे क्या हो रहा है इस पार्टिकल के साथ में, इस पार्टिकल का कैसा मोशन हो रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि y1 प्लस y2 वेक्टर के थ्रू। y1 हो गया मान लो इसका इक्वेशन, इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, इसके डिस्प्लेसमेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और y2 हो गया इस वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो इस पार्टिकल, यहां पे जो पार्टिकल है p पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y नेट हो जाएगा। मतलब यू जस्ट हैव टू डू द वेक्टर सम। अब जस्ट इमेजिन अगर ये दोनों वेव्स एक साथ एक जगह पहुंचते मगर एक जैसे नहीं रहते, कैसे रहते, देखो एक वेव यूं जा रही है और ये यहां पर पी पॉइंट पे ऐसे पहुंची, और एक वेव यूं जा रही है वो पी पॉइंट पे ऐसे पहुंची है ना, जस्ट इमेजिन इट लाइक दैट। तो पी पॉइंट पे पार्टिकल क्या होता, कुछ मूव नहीं करता। हाँ जस्ट इमेजिन, ये बिल्कुल दुनियादारी की भाषा में बोल रहा हूं, एक वेव नीचे जा रही थी, उस पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहती थी, और ये दूसरी वेव आई वो उस पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहती थी। दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम था, वो पार्टिकल वहां पे वही रह जाएगा, कैंसल हो जाएगा वो पूरा। मींस इट इज गिविंग सम आइडिया अबाउट what will be how this particle will behave when two waves are coming to interfere at this point, and this phenomena is called interference of wave. This happens with the mechanical wave, this happens with the electromagnetic waves also, light. So this is what we are going to see. So how we are going to define this interference of wave? Interference of wave definition would be: interference of wave is a phenomena in which two or more waves, I have written something wrong, waves superimpose to form a resultant wave of greater या फिर लोअर या फिर सेम एम्पलीट्यूड। मतलब कि दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव जब एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे तो वो सुपर इंपोज हो गए, और उसके कारण या तो हो सकता है कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, या तो हो सकता है कि उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए, डिपेंड करता है कि वो कैसे पहुंच रही है। अभी हमने दोनों कंडीशन देख लिया। हो सकता है कि वो पहले जैसे था वैसा ही रहे, सब कंडीशन हो सकता है, डिपेंड करता है किस चीजों पर, उसको हम देखने वाले हैं। तो इन द एंड और इन कंक्लूजन यू कैन से व्हाट इज इंटरफेरेंस, टू और मोर वेव्स एट अ पॉइंट superimpose, that phenomena is called interference. So now let us assume the same diagram, S1 पहला सोर्स है, S2 दूसरा सोर्स है, और ये दोनों सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि प्रोपोगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है P पॉइंट की ओर। दोनों वेव्स P पॉइंट पे पहुंचे, पहला वेव x1 डिस्प्लेसमेंट किया, x1 आगे बढ़ा, दूसरा वेव x2 आगे बढ़ा, इसी को हम बोलने वाले हैं पाथ। ठीक है, इतना पाथ वो चला, x1 चला, दूसरा x2 चला। अच्छा, पहले वाले वेव का इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इक्वेशन ऑफ वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि वेव का इक्वेशन बनता था कुछ इस प्रकार का, इट वाज लाइक दैट, y1 इज इक्वल टू a1, जिसमें से a1 एम्पलीट्यूड, इनटू साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस के एक्स, जिसमें से ओमेगा टी प्लस के एक्स साइन के आगे जो है ना वो कहलाता है फेस। फेस किस फेस में है वो ये चेंज होते रहता है, एंगल साइन थीटा भी ले दिखेगा हमको कुछ बुक में, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसमें से ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम, है ना, टाइम के साथ में आगे बढ़ के वो कम ज्यादा हो रहा है, के है वेव कांस्टेंट, जो कि यहां पे देखेंगे आप वेव कांस्टेंट के है वेव कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्स क्या है, एक्स है कितना आगे बढ़ा उसकी वैल्यू। ठीक है, एक्स टाइम के साथ में एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो हियर टू सोर्सेज आर देयर, तो दूसरा सोर्स का हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हियर यू विल सी दिस टू सोर्सेज आर हैविंग सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
ओमेगा यहां भी लिखा हूं, ओमेगा यहां भी लिखा हूं, मैं यहां चाहता तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लिख सकता था, मगर मैंने ये मान लिया है पहले से कि दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, और हम लोग जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, मतलब कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, तो वो भी सेम है, इन दोनों सोर्सेस की नंबर ऑफ वेव्स जो निकल रही है वो भी सेम है। ओके, यहां पर हमने मान लिया है कि वेवलेंथ भी सेम है। क्यों वेवलेंथ सेम है? क्योंकि वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, में से लैम्डा भी सेम है, इसीलिए वेव कांस्टेंट भी सेम है, इसलिए k1 और k2 भी नहीं लिया मैंने। अब x जो है वो तो वैल्यू y पे डिपेंड करती है, सॉरी x तो एक वेरिएबल है जो कि आगे बढ़ेगा तो वैल्यू कम ज्यादा होगी। इसका मतलब हियर मींस दिस वेव्स आर गोइंग प्रोपोगेटेड इन अ डायरेक्शन जो p पर पहुंच रहा है, और p पर पहुंचने पर आफ्टर टाइम t समय बीतने पर ynet क्या होगा? ynet इज इक्वल टू y1 प्लस y2, अभी हमने देखा। उस p पॉइंट पर क्या होगा उसका उसका उसके साथ उस पार्टिकल का, तो ynet होगा, उसका इक्वेशन बनेगा। चलो दोनों की वैल्यू रख देते हैं, a1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के x1। देखो पहला पार्टिकल, पहला वेव कितना दूरी चल गया? x1 पाथ चल गया, दूसरा x2 चला, तो x1 x2 वैल्यू रख देते हैं, प्लस sin omega t plus kx2. Now see here we are getting a motion of the particle and which is simple harmonic motion. Here we'll put the value of x1 and x2 and you'll come to know with the amplitude it is going to move the particle at p in a simple harmonic motion. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो p पार्टिकल वहां पे डिस्प्लेस करने लगेगा टू एंड फ्रो, और ये वेव आगे बढ़कर वहां पे p पार्टिकल पे पहुंची। वो p पार्टिकल एक्चुअली डिपेंड किस में कर रहा है? हियर यू कैन सी, हियर इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस ओमेगा टी प्लस kx1 एंड ओमेगा टी प्लस kx2, क्योंकि a1 और a2 तो वेव की मैग्नीट्यूड है, सॉरी एम्पलीट्यूड है, वेव की जो दो वेव्स हैं उनकी एम्पलीट्यूड है, मगर यहां पर जो चेंज हो रहा है वो है t समय के बाद जो चेंज हो रहा है उस p पॉइंट पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा ही रहेगी, वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, x1 और x2 ही चेंज हो रहे हैं, जो हो रहे हैं x1 और x2 ही उस पॉइंट पर अलग है जो सोर्स से निकले हैं। इसका मतलब हम दोनों देख सकते हैं, हम यहाँ इन दोनों में से देख सकते हैं कि ये जो चेंजेस हैं इस p पॉइंट पर जो डिपेंड कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड करती है इसके फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस का मतलब होता है ये दोनों वेव्स उस p पॉइंट पर कितने फेज पे पहुंचे हैं, एक ऐसा पहुंचा एक ऐसा पहुंचा, है ना, तो ये फेस में जो चेंज है, अरे एक 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 कितने में पाई एंगल में पहुंचा, एक 2 पाई एंगल में पहुंचा और 3 पाई बाय 2 में पहुंचा, जितने फेस के डिफरेंस में होंगे, जितने एंगल के डिफरेंस में होंगे, वो डिपेंड कराए, वो बताएगा कि उसका हाल क्या है, उस पार्टिकल का वाइब्रेशन, उस पार्टिकल का वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, उस पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है वहां पे। तो इसको हम लोग फेस डिफरेंस को फाई बोलते हैं। तो इन दोनों पे ही डिपेंड कर रहे हो कि इन दोनों ओमेगा टी प्लस kx2 माइनस ओमेगा टी प्लस kx1 डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पहले वाले और दूसरे वाले वेव में? क्यों 2 लिया मैंने पहले? तो मुझे लगा x1 ज्यादा बड़ा है, देखो x2 छोटा है, x1 बड़ा है, x1 छोटा है, x2 बड़ा है, इसलिए मैंने ओमेगा टी प्लस kx2 माइनस ओमेगा टी प्लस kx1 लिया। इसमें से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा kx2 माइनस x1। मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कितना बढ़ा जब दोनों सोर्स एक जैसे फ्रीक्वेंसी के हैं, एक जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हैं, मान लो। अदरवाइज यहां पे ओमेगा 1 टी प्लस kx2 ओमेगा 2 टी प्लस kx2 माइनस ओमेगा 1 टी प्लस kx1 लिखता, मगर क्योंकि ये दोनों एक जैसे फ्रीक्वेंसी के इसलिए ओमेगा टी कैंसिल हुआ और आखिरी में बचा x2 माइनस x1 इंटू के, जो कि x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन पाथ, या फिर बोल सकते हैं उसको पाथ डिफरेंस। दोनों के पाथ, दोनों वेव्स के में कितना पाथ का डिफरेंस था, x2 माइनस x1, जिसको डेल x बोल सकते हैं। तो इन दी एंड फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल x, जिसमें से 2 पाई अपॉन लैम्डा वेव कांस्टेंट है, डेल x क्या हुआ? पाथ डिफरेंस, पाई हुआ फेस डिफरेंस। इट मींस दैट उस p पार्टिकल पे जो भी गुजरेगी, इस p पार्टिकल पे जो भी होगा वो डिपेंड करता है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो पाथ डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है।
इसको हम लोग आगे में और अभी समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। और फिर हम अगर ये जो रिजल्टेंट दोनों वेव्स जब एक जगह पे पहुंच रहे, पी पॉइंट पे पहुंच रहे, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा वो अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगा वो? मान लो A1 है, दूसरा A2 है, और रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में, इन दोनों A1 और A2 के बीच में फाई एंगल है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 90 जैसे दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ये A1 हो गया, A2 ऐसा हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो फाई होगा। वो फाई क्या है? फेज डिफरेंस है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना जानते हैं हम, हमने वेक्टर में पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई। ये जानते हैं हम, वेक्टर पढ़े थे 11th में उसी समय से, 2A1 इंटू A2 इंटू कॉस फाई, जिसमें से फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। अच्छा, ये रिजल्टेंट निकल गया। ये रिजल्टेंट मान लो इन दोनों के बीच में थीटा डिग्री बना रहा है A1 से, थीटा डिग्री बना रहा है A1 से, ये देखिए थीटा। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा, AR की वैल्यू निकाल लिए तो उसका पूरे का इक्वेशन बना लिया हमने। रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखिए रिजल्टेंट का हमने एम्पलीट्यूड पता किया है अभी। रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा? मोशन का, रिजल्टेंट वेव का क्या बन जाएगा? दोनों वेव वहां मिल गए, तो दोनों वेव से मिलने पर एक नया वेव बन लो, है ना, दैट इंटरफेरेंस होने के कारण। तो YR इज इक्वल टू रिजल्टेंट, YR इज इक्वल टू AR इंटू साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस थीटा। अब प्लस KX1 प्लस थीटा क्यों हुआ? देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR हुआ, A1 से वो थीटा एंगल पे है, A1 खुद ओमेगा टी प्लस KX1 फेस पे है, उससे थीटा डिग्री ज्यादा है। देखो A1 खुद ओमेगा टी प्लस KX1 पे है, फेस पे है, उससे ये थीटा एंगल ज्यादा है, उससे थीटा एंगल ज्यादा है। मतलब इसका फेस, AR का फेस क्या हुआ, मतलब ये रिजल्टेंट का क्या हुआ? फेस ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस थीटा। तो इसका इक्वेशन बन गया YR इज इक्वल टू AR रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस थीटा। इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो थीटा की वैल्यू निकालना भी बहुत आसान है, हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट जो होता है उसका एंगल पता करना, वहां पे हम बीटा लिखते थे, tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B साइन थीटा, B कॉस थीटा, ऐसा बनता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा भी हुआ ना यहाँ का, वहां बीटा लिखते थे, यहाँ थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ लेंगे फाई, अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। अगर इन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री रहा, 90 डिग्री रहा तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे, तो A2 अपॉन A1 बचेगा बस। चलिए, तो ये हो गया दो चीजें। अच्छा, एक चीज जो हमने यहाँ पे मान के रखा था, क्या मान के रखा था? कि दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। सोर्स ऐसे लिए थे हमने कि दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहे। तो जब भी हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं दोनों वेव्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तब हमको वहां पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट मिलेगा। कब कब कांस्टेंट नहीं मिल सकता? तो गौर करना, गौर करना। हमने अभी बात की थी, अज्यूम किया था कि ये दोनों जो सोर्सेज हैं, इन दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये देखिए यहां से ये है y1 इज इक्वल टू A1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस KX, ठीक है। और ये इसका क्या था? y2 इज इक्वल टू A2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस KX। ये और ये दोनों एक ही फेस में थे। देखो ओमेगा टी प्लस KX, ओमेगा टी प्लस KX, दोनों एक ही फेस के थे, दोनों एक ही एंगल वाला दिख रहा है ना, एंगल की वैल्यू दोनों सेम है, साइन के आगे जो लगा हुआ है। एम्पलीट्यूड अलग अलग ले सकते हो। हाँ, जब इन दोनों का सब चीज सेम है तो इन दोनों सोर्सेस को हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्स। मतलब इन दोनों में, इन दोनों सोर्सेस से जो वेव निकल रही है वो एक जैसी वेव है, चाहे वो कितने भी डिफरेंस में चले, दूरी कम हो ज्यादा हो जाए चलेगा, मगर अगर ये दोनों सेम फेस के हैं, सेम फेस डिफरेंस के हैं, कांस्टेंट फेस डिफरेंस के हैं, एक जैसे फेस डिफरेंस वाले हैं, कांस्टेंट फेस डिफरेंस के हैं, तो इन दोनों को हम कहेंगे, दोनों को हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, इनको हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस देख लो कोहेरेंट सोर्सेस का। जस्ट इमेजिन कि
मान लो ये x1 दूरी तय किया यहां से लेके यहां तक, ये x2 दूरी तय किया, ठीक, ये दोनों सेम फेज डिफरेंस के, दोनों आगे बढ़े, x1 x2 दोनों आगे बढ़े, ये थोड़ा कम चला और ये थोड़ा ज्यादा चल गया। ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, कोहेरेंट सोर्सेस p पॉइंट पे जो पार्टिकल है जहां पे इन दोनों इंटरफियर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस इन लोग हो रहा है, वहां पे के एम्पलीट्यूड को बढ़ा नहीं पाएंगे। मगर अगर इन दोनों का पाथ डिफरेंस भी सेम हो जाए, पाथ डिफरेंस भी ना हो, कोई पाथ डिफरेंस ना हो, इनमें कांस्टेंट हो, एक जैसा हो, तो ये क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर ज्यादा एम्पलीट्यूड दे पाएंगे। मतलब जो साउंड होगा, मान लो साउंड वेव होगा, एक साउंड वेव ऐसी आ रही है, एक साउंड वेव ऐसी आ रही है, वो दोनों एक पॉइंट पर मिले और वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, वहां पे बड़े जोर की आवाज आएगी, है ना। वहां पे एक पानी का वेव ऐसे आ रहा है, एक पानी का वेव ऐसे आ रहा है, दोनों एक पॉइंट पे मिले और वहां पे वो वेव एकदम एम्पलीफाई हो जाएगा, इस पी पॉइंट पे एकदम ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। एक लाइट वेव ऐसी आ रही है, दूसरा लाइट वेव ऐसे आ रहा है, एक पॉइंट पे वो मिले, दोनों एक जैसे एक कोहेरेंट सोर्सेस से निकले हुए हैं, कोहेरेंट सोर्सेस से निकले हुए हैं, दोनों में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, उस पी पॉइंट पर वो एकदम ज्यादा ब्राइट हो जाएगी लाइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस थ्रू अ कोहेरेंट सोर्स, थ्रू अ कोहेरेंट सोर्स। अगर कोहेरेंट सोर्सेज है जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर नहीं होती एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये x1 बन जाएगा आगे बढ़ के, x2 बन जाएगा आगे बढ़ के। तो इसमें क्या होगा, हम फेज डिफरेंस जानते हैं, फेज डिफरेंस के बारे में अभी क्या पढ़े, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस, नहीं, ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1, यही था, हमको यही मिला था। अब इसमें से ओमेगा टी प्लस के x1, इसमें से ये ओमेगा 2 और ओमेगा 1 भी होगा। तो इसका मतलब ये ओमेगा टी जो था पहले हम कैंसिल करते थे वो नहीं होगा, मतलब ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t प्लस के x2 माइनस x1, या तो इसमें से t बाहर निकाल लेता हूं मैं, ऐसा मिल जाएगा हमको। इसका मतलब ये जो फेज डिफरेंस है उसमें अब टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो हमको फेज की वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब समय के साथ यहां पर जो एम्पलीट्यूड जो है वो भी चेंज होगा समय के साथ में। देखो टी भी एक टर्म आ गया, पहले ये नहीं आता था, ये पूरा नहीं आता था, के x1 x2 आता था, के x1 माइनस के इंटू x2 माइनस x1 आता था, अब यहाँ टाइम भी आ गया। इसका मतलब टाइम की वैल्यू समय के साथ में यहां पर पी पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम ज्यादा भी होते रहेगा, एक जैसा नहीं होगा। और एक जैसा नहीं होगा क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है वो, उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अलग है। यानी कि ये कई बार, अब फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे कई बार हमको कुछ भी नहीं होगा, कुछ डिफरेंस ही नहीं, कुछ इंटरफेरेंस ही नहीं फील आएगा। जैसे कि पहले आ रहा था, पहले साउंड इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा लग रहा था, इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा साउंड लग रहा था क्योंकि इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्सेज के द्वारा हुआ था। हाँ, लाइट एकदम ज्यादा ब्राइट हुई थी, वेव्स यहाँ पे बहुत, दोनों वेव्स मिलते थे तो एकदम ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखता था। मगर क्योंकि अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, दोनों सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, एक जैसे नहीं है, इस कारण से एक जैसे वेव वाले नहीं है, इस कारण से हमको इंटरफेरेंस का कोई इफेक्ट भी नहीं दिखेगा। इंटरफेरेंस ऑफ कोर्स हो रहा है, दो वेव्स मिल रही, इंटरफियर हो गए, मगर उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, एम्पलीट्यूड में आपको उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। और इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज नहीं थे। तो जब हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम मिलती है तो अब हमको कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगी और तभी हमको कोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे, एक जैसे टाइप के वेव भेजने वाले, तब जाके उसका इफेक्ट हमको फेज डिफरेंस में मिलता है, जो कि टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम पे कोई वैल्यू नहीं होती, ये पूरा हट गया, सिर्फ और सिर्फ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस पे रहेगा, कितने दूर पे पहुंचे, एक जगह हमको उसकी कुछ इफेक्ट मिलेगी। सो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेज का। कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम कोहेरेंट सोर्सेज को? द सोर्सेज ऑफ वेव विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दोनों का फेज डिफरेंस एक जैसा हो, विच डज नॉट वेरी विद टाइम, और फेज डिफरेंस क्या हो, टाइम पे डिपेंड नहीं करे। देखो दोनों का फेज एक जैसा है
तो इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट आएगा जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा एट अ गिवन प्लेस पी पॉइंट पे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। तो वो जो सोर्सेस जो दो थे S1 S2 S3 जितने भी होंगे वो सब कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे और इसके कारण ही सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिलता है। मैंने बताया था इस पी पॉइंट पर एक ब्राइट लाइट मिलेगी, दोनों लाइट से भी ज्यादा ब्राइट। क्यों मिली? क्योंकि इंटरफेरेंस हुआ कोहेरेंट सोर्सेस द्वारा और एक ऐसा मिला हमें इंटरफेरेंस, एक ऐसा इंटरफेरेंस मिला जो सस्टेन्ड है, एक जैसा ब्राइट लाइट दिए जा रहा है, समय के साथ में वो लाइट कम ज्यादा नहीं हो रही। साउंड वेव जो है वहां पे साउंड पहुंच रहे हैं पी पॉइंट पे और हमको अच्छा बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं एम्पलीट्यूड का। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मींस पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ रिजल्टेंट वेव ऑफ लाइट इंटेंसिटी रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द स्क्रीन। मतलब कि इस पॉइंट पर अगर हम लाइट के लिए यहाँ पे स्क्रीन रख दें तो वहां पर अगर मान लो मैक्सिमा पहुंच रहा है इस वेव का, टॉप पहुंच रहा है इस वेव का सबसे हाई वाला, तो वो वहां पर हमेशा हमको ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। और अगर लो पहुंच रहा है, मिनिमा पहुंच रहा है वहां पे पी पॉइंट पर हमारे वेव का, दोनों वेव का, तो हमको वहां पे डार्क स्पॉट मिलेगा। इसका मतलब इस ऐसे समय में हमको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा, समय के साथ वो चेंज नहीं होगा क्योंकि टी वहां पे मिलेगा ही नहीं आपको समय का, क्योंकि दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है। और इसको हम लोग परमानेंट इंटरफेरेंस भी बोलते हैं क्योंकि वहां पर इंटरफेरेंस में चेंज नहीं होगा। अच्छा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा कब? जब सोर्स ऑफ लाइट या फिर सोर्स ऑफ वेव जो है वो कोहेरेंट हो, कोहेरेंट सोर्सेज द्वारा हो, एक जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेज हो वेव के। सोर्सेज शुड प्रिफरेबली हैव सेम एम्पलीट्यूड। अब देखा गया है कि अगर एम्पलीट्यूड भी सेम रहे, एक का 5 है दूसरे का भी 5 सेंटीमीटर हो, मैं तो एम्पलीट्यूड छोटे भी होते हैं ना, एक बहुत छोटे होते हैं, ये तो मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया है ना। अगर इनके एम्पलीट्यूड भी सेम हो तो ये ज्यादातर उस समय आपको ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा, हमको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो हमारे लिए सस्टेन्ड है। So this is it for today. We have understood about sustained interference, coherent sources, condition for sustained interference, very important topic, as well as we have gone through the phenomena of interference through wave. I hope you have understood. Try to complete the notes through this PDF. This is it for today. Keep studying. Have a nice day.